पाकिस्तान और चीन की शय पर बढ़ेंगी मोदी की चुनौतियां। अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के सामने नए तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती अब तक के सबसे मजबूत विपक्ष का सामना करना होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की बढ़ी हुई ताकत हर छोटे बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां भाजपा की ताकत घटी है। इन तीनों ही राज्यों में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हैं। इनमें से 2 राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ है। अगर भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा वापस नहीं जीतती तो मोदी सरकार को अगले 4 साल हमलावर विपक्ष का सामना करना होगा और अपने सहयोगियों को साथ रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दूसरी चुनौती पाकिस्तान और चीन की ओर से खड़ी की जाएगी। मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में भी इन दोनों ही पड़ोसी देशों से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने अपने बयानों से इन दोनों देशों को मोदी सरकार के खिलाफ मसाला परोसा था। जैसे चीन की ओर से कथित तौर पर लद्दाख में भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे की बात। मोदी सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को संतुष्ट नहीं कर पाई थी कि कांग्रेस जो कुछ कह रही है वो गलत है। तीसरी चुनौती देश के भीतर पनप रहे अलगाववाद की होगी। लोकसभा के चुनाव नतीजों में कम से कम 3 प्रदेशों पर निगाह रखना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य पंजाब हो गया है, जहां जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी जीत गया है। वहीं पंजाब में 2 अलगाववादी चुनाव जीत गए हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से अब्दुल रशीद शेख जीता है, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर है। वो आतंकवादियों को फंडिंग के आरोप में 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में रहते हुए वो चुनाव जीत गया है। इंजीनियर रशीद ने पूर्व मंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। इंजीनियर रशीद की जीत के बाद उसके समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। पंजाब में भी एक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहते हुए चुनाव जीत गया है। अमृतपाल सिंह के अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा भी फरीदकोट से चुनाव जीत गया है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नीतियों के कारण पंजाब में अलगाववादियों के हौसले बुलंद हुए हैं। अमृतपाल सिंह और सरबजीत खालसा की जीत के बाद पंजाब में कई जगहों पर खालिस्तान के झंडों के साथ जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार की नाक के नीचे सैकड़ों लोगों ने खालिस्तानी झंडों के साथ प्रदर्शन किया। 3 अलगाववादियों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारत विरोधी ताकतें एक बार फिर सर उठाने की कोशिशें कर रही हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को जिस महिला कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा था, उसके समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना से ये विस्फोटक खुलासा हुआ कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी पंजाब के अलगाववादियों की घुसपैठ है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में तैनात जवान ने सरकार के खिलाफ हुए किसानों के प्रदर्शन और धरने में हिस्सा लिया था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की गुप्तचर एजेंसी को उसका पता ही नहीं चला। ये देश के लिए बहुत ही गंभीरता की बात है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बाद तीसरा प्रदेश है तमिलनाडु। वहाँ भी अलगाववाद सिर उठा रहा है। चुनावों से पहले ही तमिलनाडु से अलगाववाद की आवाज उठ रही थी। दक्षिणी राज्यों को भारत से अलग करने की आवाज भी उठी, जिसे द्रमुक के बड़े नेता भी उठा रहे थे। अपनी अलगाववादी आवाजों के कारण द्रमुक बहुत मजबूत हो चुकी है, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखाई दी है। चुनाव के बाद भी एक घटना ऐसी हो गई कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के एक संगठन फादर पेरियार द्रविड़ कशगम ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर को सोने की अंगूठी से सम्मानित करने का फैसला किया है। तमिलनाडु की ये संस्था अलगाववाद की आवाज उठाती रही है। ये संस्था दलितों और अल्पसंख्यकों को हिंदुओं और भारत के खिलाफ खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकती। ये सब लोग जो भारत सरकार की नीति के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ये सब पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। इसलिए मोदी के सामने इस बार की चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, राष्ट्र की सुरक्षा की भी चुनौतियां हैं और मिलीजुली चुनौतियां हैं, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार पंजाब के अलगाववादियों पर कार्रवाई करेगी, फारूक अब्दुल्ला की तरह कांग्रेस के नेता भी ये बयान देने लगेंगे कि ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी कांग्रेस के नेताओं का हमेशा यही स्टैंड रहा है। इसलिए इस बार मोदी के सामने ज्यादा गंभीर चुनौतियां हैं।